Very good morning. ये ऑरेंज नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज फ्रूट है, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। इसको कहते हैं पैसन फ्रूट। पैसन फ्रूट है ये, और ये वेस्टर्न घाट्स में मुन्नार वैली में मिलता है। ये जहाँ पे टी गार्डन्स है ना, वहीं पे नेचुरली जैसे क्लोव और कार्डमम ये सब जहाँ पे ट्रीज है, उसी के बीच में ये एक फ्रूट होता है जो कि कुछ दिखेगा तुमको पीपल जैसा, कुछ दिखेगा, पीपल का छोटा रूप दिखेगा। तो वहाँ जाके वाइल्ड से तोड़ करके लाना, और जो येलोइश हो जाए ना उसको तोड़ करके लाना है, कोई मना नहीं करता। अब इसको हम अगर ओपन करेंगे, नाखून से अंदर दबाओ और ऐसे ओपन कर दो, तो इसके अंदर ये कुछ काला सा, बहुत ही अलग सा ऐसा कुछ अंदर में निकलेगा। देखो अंदर इसको सीधे निगल लिया जाता है। इसमें बहुत बीज होता है, तो बीज को क्रश नहीं करते। वहाँ मुन्नार में मिलता भी है, 200 रुपीज़ kg ऐसे कुछ। तो ये टोटली नया एक्सपीरियंस है इस फ्रूट के साथ। अब मुझे बताओ कितना लोग पैसन फ्रूट का नाम सुना था और जानता है और टेस्ट किया होगा। सर्वेश, अभिषेक, परमजीत, दीपक, स्क्रीन पे 4 लोगों का नाम आ रहा है अभी, बाकी नाम तो नीचे चले गए। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत पैसन फ्रूट से हो रही थी आज। ओके, अलीशा खान, अलिशना खान, गुड मॉर्निंग। गीता वल्लभी, आज पहली बार देखे हैं, टेस्ट नहीं किया है सर, नहीं जानते थे सर। तो मैंने आपको आज एक पैशन फ्रूट से इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। इंडिया बहुत ही विचित्र कंट्री है, और दुनिया के ज्योग्राफी को समझने में इतना एक जीवन तो काफ़ी है ही नहीं। भारत को ही समझने के लिए एक लाइफ काफ़ी नहीं है। भारत में नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में, केरल का कोस्ट है, वहाँ पे मुझे कभी नहीं पता था कि वर्कला एक बीच है, और ऐसा कई वहाँ पे कलप्पी, और पता नहीं कोवलम के पास भी 3 बीच और है। ये सब कुछ पता नहीं था मुझे तो, लेकिन वहाँ जाने के बाद पूअर एक जगह है, पूअर तो मालदीव से भी खूबसूरत है केरल में। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे उसको डालने वाले हैं कि पूअर में जो बोटिंग करने का मज़ा है ना, वो मोटर बोट से अंदर जा कर के, और कैसे वो अंदर में फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स है और इस्चुरीज है और सी बीच कैसे मिल रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ज्योग्राफी के साथ साथ
ट्रैवलिंग का भी सोचा करो। इंडिया में ट्रैवलिंग बहुत चीप है। 500 रुपये का भी रूम मिलता है रुकने का रात को। और पैशन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर रोज आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो महीने में 2 दिन आप ट्रैवल भी कर सकते हो। लेकिन अगर रोज टाइम खराब कर रहे हो दोस्तों के साथ, हमारे यहाँ मोस्टली तो लोग गप मारने में, हे करने में, एक दूसरे का आलोचना करने में, और क्या बोलूँ, सोशल अनसोशल चीज़ों में, सोशल तो है ही नहीं वो, तो अपने साथ तो जी ही नहीं पाते हैं। चिल पो जब तक अपने को समझोगे या लाइफ को समझोगे तब तक ज़िंदगी बहुत आगे निकल जाती है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने क्यों जिया, क्या जिया, फील नहीं किया लाइफ को, न नेचर को, न लाइफ को, न फूड को। चलो तुम लोग अच्छा करो। अब आइए हमारे थ्योरीज पे। और आपका थ्योरी स्लोप डेवलपमेंट नहीं है, ये तो इंग्लिश वालों का चल रहा है। आपका थ्योरी है डेविस पेंग। आज डेविस और पेंग की तुलना है, यही है ना? एक बार मुझे रिमाइंड करो लिख करके कि कंपैरिजन बिटवीन डेविस एंड पेंग। आज तुलना करते हैं। डेविस वर्सेस पेंग, कंपैरिजन, डेविस और पेंग की तुलना। डेविस वर्सेस पेंग, यही करवाना है ना? यूनिफॉर्म फेज एंड फिफ्थ फेज लिखवाना था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। यूनिफॉर्म फेज ऑफ डेवलपमेंट हो गया था। यासीन खान लिख रहा है, सर एक फरमाइश है, अब एक गाना सुना दिया जाए, क्यों न स्टूडेंट को आनंदित और विरोधियों को पस्त किया जाए। अपने अपने आप को आनंदित तो ठीक है, लेकिन विरोधियों को पस्त करने का विचार बेकार है। विनिंग फेज और इन रूम्फ को लिखवाना है। ओके ओके। विनिंग फेज और इन रूम भी लिखवाना है। ओके, थैंक यू। याद आ गया मुझे भी। अब लिखो विनिंग फेज। समझा दिया था पूरा मॉडल तो वैसे। विनिंग फेज में लिखो लंबोत अपर्दन एवं उत्थान अनुपस्थित, लंबोत अपर्दन एवं उत्थान अनुपस्थित, पर्वतों के शीर्ष तीव्र दर से अपरदित होते हैं, ढाल प्रतिस्थापन की क्रिया भी तीव्रतम है, सापेक्षिक एवं निरपेक्ष उच्चावच दोनों में तीव्र ह्रास, तथा अपर्दन चक्र के अंत्यावस्था में
शुष्क दशाएं प्राप्त होती है। पर्वत के अवशिष्ट बॉर्न हार्ट कहलाते हैं अथवा इंसेलबर्ग। बॉर्न हार्ट अथवा इंसेलबर्ग कहलाते हैं पर्वतों के अवशिष्ट। तथा अंतिम निम्न उच्चावच से युक्त प्राप्त अपरदनात्मक सतह जहां दशाएं शुष्क से अर्धशुष्क, बॉर्न हार्ट एवं बृहत युवाकार की घाटी तथा मोटे अवसाद से युक्त निम्न भूमि को एंड रुम्फ कहा गया है। एंड रूम कहा गया है। फिर लिखो नेक्स्ट। अब लिखो डेविस एवं पेंग की तुलना। पेंग का मॉडल हो गया, तो डेविस और पेंग की तुलना करनी है। पहला कंपैरिजन आपको एग्जामिनेशन में पैराग्राफ में लिखना होता है, डिटेल करके लिखना होता है। यहां पर आपको की पॉइंट्स बताया जाएगा क्योंकि आप बहुत डिटेल से लिख चुके हो डेविस और पेंग को। तो ए सबसे पहला है कि पर्वतीय उत्थान रैपिड है, इधर क्या है, मंद है। इधर पर्वतीय उत्थान क्या है, अल्पकालिक। तो इधर क्या है, दीर्घकालिक।
तो ये हुआ तुम्हारा दो कंपैरिजन, पर्वतीय उत्थान से संबंधित ये दो कंपैरिजन है। अब लिखो तीसरा होगा प्रारंभिक भूमि, प्रारंभिक दृश्य भूमि डेविस में क्या है, या तो समतल भूमि है या फिर भूसन्नति है। लेकिन यहां पर क्या है, प्राइमारुम्फ है, प्राइमारुम्फ है जो एक प्रकार का तरंगित मैदान है, याद होगा आपको। तो ये हमारा कंपैरिजन हुआ। तीसरा कंपैरिजन हुआ या होगा कि अपर्दन चक्र का प्रारंभ, अपर्दन चक्र का प्रारंभ उत्थान के पश्चात है, उत्थान के पश्चात है। लेकिन यही पिंक में क्या होता है, उत्थान के साथ, उत्थान के साथ ही प्रारंभ हो जाता है अपर्दन चक्र। फिर है अंतर्जात शक्तियां एवं बहिर्जात शक्तियां एक साथ कार्य नहीं करती है, इधर करती हैं। अंतर्जात शक्तियां बहिर्जात शक्तियां एक साथ कार्य नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ है करती हैं। पांचवा है ढाल विकास की क्रियाविधि है स्लोप डिक्लाइन, ढाल पतन, ढाल पतन। इधर है स्लोप रिप्लेसमेंट, इधर है स्लोप रिप्लेसमेंट, ढाल प्रतिस्थापन, ढाल प्रतिस्थापन। कुछ लोग समानांतर निवर्तन भी कहते हैं, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि अंतर क्या है, ढाल प्रतिस्थापन क्या है। अब 6 पे आते हैं, अगला कंपैरिजन। सॉरी, ढाल विकास में एक और था ए, और दूसरा था बी। ये बात करता है ढाल विकास में डाउन वेस्टिंग का, पश्च क्षय का, और इधर बात होगी अधः क्षय का। सॉरी, उल्टा हो गया, वेट 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 वेट, हिंदी के चक्कर में। डाउन वेस्टिंग होता है, डाउन वेस्टिंग क्या होगा, अधः क्षय, सॉरी डाउन, अधः क्षय। और इधर होगा पश्च क्षय, बैक वेस्टिंग, पश्च क्षय की क्रिया यहां। इसको आप लिख सकते हो कि ढाल विकास में द्रव्यमान संचरण की क्रिया, अधः क्षय और पश्च क्षय है, दोनों मॉडल में अलग अलग है। तो अगर ये 5 पॉइंट आपने लिख लिया तो छठे पे चलते हैं। और ये रहे हमारे डेविस, ये रहे हमारे पिंक। अभी ये 6 है कि अंतिम उत्पाद्य, अंत्योपाद्य क्या है, तो यहां है संप्राय मैदान, संप्राय मैदान की प्राप्ति, यानी पेनी प्लेन मिलता है इनको, इनको मिलेगा इंड्रूम्फ, ये इंड्रूम्फ मिलता है। फिर है पर्वतों का अवशिष्ट क्या है, तो पर्वतों का अवशिष्ट यहां इनको मिलता है मोनैडनॉक, मोनैडनॉक्स मिलता है।
इनको मिलता है बॉर्नहार्ट। बॉर्नहार्ट मिलता है। इनका है कि ह्यूमिड यानी आर्द्र जलवायु से शुरू होकर के अपवर्तन चक्र आर्द्र जलवायु में ही खत्म होता है। इनमें है ह्यूमिड में प्रारंभ होकर के अपवर्तन चक्र ड्राई या उसको कह सकते हैं एरिड या सेमी एरिड अर्ध शुष्क दशाओं में खत्म होता है। खत्म यानी परिसमाप्ति। 9 कंपैरिजन नंबर 9 डेविस का दृष्टिकोण भूआकृतिक वैज्ञानिक का है, जबकि ये भूगर्भ शास्त्री का है। भूगर्भ शास्त्रीय विश्लेषण है। फिर होगा कि इन्होंने बहिर्जात बल पर बल दिया है। ये बहिर्जात शक्तियों पर अधिक बल दिया है और इन्होंने अंतर्जात शक्तियों डेविस ने बहिर्जात शक्तियों पर बल दिया है तथा अंतर्जात शक्तियों को उपेक्षित किया, लेकिन उन्होंने अंतर्जात शक्तियों पर बल दिया या उसको मॉडल में सम्मिलित किया। अब दोनों की स्थलाकृति की परिभाषा देख दो तो लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज। अब इतनी बार लिखवाए, अब खुद लिखो हमारे चक्कर में। इधर क्या है? लैंडफॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ वर्क बिटवीन इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। स्थलाकृति उत्पाद्य है अंतर्जात बहिर्जात शक्तियों के आनुपातिक कार्य दर का। तो ये दोनों का ये परिभाषा यहां पे लिखना होगा। लिख लिए? लिख पा रहे हो? एक प्रश्न आया है कि पेंग के मॉडल में ह्यूमिड से ड्राई क्यों हो रहा है? पेंग खुद लिखते हैं और पेंग सही लिखते हैं। तुम कल्पना करो कि अगर हिमालय की ऊंचाई काल क्रम में घटती चली जाएगी तो क्या हिमालय मॉनसूनी हवाओं को ट्रैप करेगा? क्या वहां वर्षा होगी? नहीं होगी। और साइबेरिया की ठंडी हवाएं वहां आकर के उसको शीत मरुभूमि में उस क्षेत्र को परिवर्तित कर देगी। तो आप देखो कि कहीं भी माउंटेन था पहले, तो चूंकि इंटरसेप्ट करता है मॉइस्ट एयर को, रोकता है, बाधित करता है आर्द्र वायु को, तो उसके कारण वहां वर्षा होने लगती है। जैसे अब अरावली की निम्न ऊंचाई राजस्थान को शुष्क बना देती है ना? अगर उसी की ऊंचाई को ज्यादा कर दोगे तो फिर वो ट्रैप कर लेगा बारिश को, कुछ ना कुछ बारिश उससे बढ़ जाएगी वहां पे। तो लैंडफॉर्म की परिभाषा भी यहां आपको लिखनी है। फिर यहां लिखना है कि स्टेज पे आधारित मॉडल है, यानी काल परतंत्र मॉडल है, काल आधारित मॉडल है। इधर क्या है? फेज, चरण पर आधारित है, यानी यह प्रक्रिया विशिष्ट मॉडल है, प्रोसेस ओरिएंटेड है और टाइम इंडिपेंडेंट है, काल स्वतंत्र है, प्रक्रिया आधारित है। प्रक्रिया कैसे लिखते हैं यार? प्रक्रिया आधारित मॉडल है। तो ये आप इसको देखो, कितना सारा कंपैरिजन हो सकता है। 12-15 तो हो ही गया। फिर आपको 13वां भी लिखना है कि इन्होंने मॉडल में स्थलाकृतियों के विकास की बात की।
स्थलाकृतियों के विकास की बात की, जबकि इधर पेंक ने ढाल विकास पर मॉडल को आधारित किया और ढाल विकास को ही स्थलाकृतियों के विकास का कारक बताया है। ढाल विकास को ही स्थलाकृतियों के विकास का कारक बतलाया है। बहुत हो सकता है मैक्सिमम आरआर कब मिला, एंड रूम्फ की तुलना कर सकते हो, संप्राय मैदान और एंड रूम्फ की तुलना में ही 4 पॉइंट निकल के आ जाएगा। क्या हो सकता है इसमें अंत्योत्पाद्य में? ये एंड रूम्फ है ना, ये सीढ़ी नुमा संरचना जैसा है, सीढ़ी नुमा, कगार नुमा, इस तरह का ये संरचना एंड रूम्फ में प्राप्त होता है। इसमें क्या मिलता है? गोलीय उत्तल संरचनाएं मिलती है। अवसाद का अंतर है, यहां पर आओगे तो बिल्कुल महीन अवसाद है, यहां जाओगे तो अपर्दन अपक्षय वाला मोटा अवसाद भी मिलता है, मोटा अवसाद मिलता है। यहां पे आओगे तो नदियां सदा नीरा मिल रही है, यानी इसमें जल है नदियों में, लेकिन एंड रूफ में आओगे तो नदियों का जल सूख चुका है, शुष्क और मौसमी नदियां मिलेंगी, क्योंकि अंत में जाकर के दशाएं शुष्क हो जा रही है ना, तो शुष्क और मौसमी नदियां मिलेंगी। तो एंड रूम्फ और पेनी प्लेन में क्या अंतर है उसको भी आप देख सकते हो। एक और लिख ही लो, मन कर गया तो एक और लिख लेते हैं, एक यहां पे लिख देते हैं दूसरे पेज में जाने के बजाय। तो एक और अंतर हो सकता है कि मैक्सिमम आरआर डेविस में मैक्सिमम रिलेटिव रिलीफ, अधिकतम सापेक्षिक उच्चावच्य युवावस्था के अंत में प्राप्त होता है, लेकिन इसमें सब फेज ए यूनिफॉर्म डेवलपमेंट में प्राप्त होता है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13, 14, 15, 16, 17वां इतना कंपैरिजन हो गया। और भी लिख सकते हो, मूड अच्छा रहने पे तो और भी याद आने लगता है बहुत कुछ। तो 18वां पॉइंट क्या हो सकता है कि ट्रिप्पिन का विकास, TRE, ट्रिप्पिन का विकास अनुपस्थित है और इनके मॉडल में ग्रेडियंट स्लोप बनता है, प्रवणता ढाल, ग्रेडियंट स्लोप बनता है। और इनके मॉडल में आओगे तो ट्रिप्पिन बनता है, ट्रिप्पिन बनता है। और ट्रिप्पिन अपरदनात्मक क्रियाओं से बना हुआ है, जबकि ग्रेडियंट स्लोप बना हुआ है निक्षेपण की क्रियाओं से। कितना हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है कंपैरिजन। चलो देखो और बताओ कि इतना कंपैरिजन सफिशिएंट है, संतुष्टि होगी।
जब ढाल विकास सिद्धांत पे जाएंगे वहां ट्रिप्पेन समझाएंगे, अभी ट्रिप्पेन समझने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कम से कम 20, 22, 25 कंपैरिजन लिखना होगा। ये सब प्रश्न पीसीएस में बहुत आता है और अगर अच्छे पैराग्राफ से लिख दिया जाए। अभी हम देख रहे थे बीपीएससी का क्वेश्चन क्या आता है, तो बीपीएससी के क्वेश्चन में तो एकदम से फिक्स्ड है कि यही आएगा। अब कल्चर है तो पाल, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट फिक्स्ड है, वही आएगा ही आएगा। अब वहां चैलेंज है कि आप कैसे लिखते हो, कितना लिखते हो। 4 पेज फिक्स है एक पेपर के ऊपर में, एक क्वेश्चन के ऊपर में। तो ये सबको मालूम है कि मौर्यन आर्ट ही आने वाला है। 3 ही तो मेन आर्ट है वहां का, एक कलामी आर्ट पटना, मधुबनी पेंटिंग। पता तो सबको है, क्वेश्चंस तो बीपीएससी में लगता है पहले से डिक्लेयर्ड है। थोड़ी सी मीठी वाली चिक्की खा रहे हैं, मूंगफली है, गुड़ है, एक काजू चिपका है, लेकिन इसमें शुगर जरूर डाला है क्योंकि गुड़ की मिठास ऐसी नहीं होती, इसमें चीनी भी मिलाया हुआ है। अब लिखते हैं एलसी किंग का मॉडल। आप लिखो एलसी किंग का मॉडल, एलसी किंग का अपर्दन चक्र। एलसी किंग का अपर्दन चक्र। पहले समझते हैं, डेविस ने नदीय अपर्दन चक्र को सामान्य अपर्दन चक्र कहा। एलसी किंग का इस बात से विरोधाभास है। उन्होंने विरोध किया, कहा कि सामान्य अपर्दन चक्र नदीय अपर्दन चक्र नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 2/3 दृश्य भूमि जो ग्लोब की है वह तो शुष्क और अर्धशुष्क है, और 1/3 भूमि पर ही नदीय चक्र चल रहा है। बाकी जो भी अपर्दन चक्र चल रहे हैं बहिर्जात शक्तियों के द्वारा, वो नदियों के द्वारा नहीं है। और डेविस के उस मॉडल के जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। डेविस का मॉडल एक आदर्शवादी मॉडल है। उन्होंने सकल सामान्यीकरण किया, लेकिन वो प्रैक्टिकल मॉडल नहीं बन पाया है। वो एक काल्पनिक चित्र है दृश्य भूमि में परिवर्तन का। इन्होंने सोचा कि एक व्यवहारिक मॉडल होना चाहिए, और व्यवहारिक मॉडल तभी होगा जब हम वास्तविक दृश्य भूमि पर क्या घटित हो रहा है और किस प्रकार के अपर्दन चक्र चल रहे हैं
उसका क्वांटिफिकेशन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। एलसी किंग ने अफ्रीका में अपना रिसर्च वर्क किया है और अफ्रीका के दृश्य भूमि पर स्थलाकृतियों में हो रहे परिवर्तनों और परिवर्तनों के कारणों, कारकों, क्रियाविधियों का विश्लेषण किया है। मुख्य उनका वर्क जो है वो है सवाना क्षेत्र का, जो दक्षिणी सवाना है वहां पर उन्होंने काम किया। कालाहारी से लेकर के, सहारा से लेकर के सब जगह रिसर्च किया है एलसी किंग ने। तो उनका ये मानना है, डेविस ने रिसर्च किया है न्यू इंग्लैंड रीजन या नॉर्थ ईस्टर्न यूएस, जहां पे वॉशिंगटन पीक दिखेगा आपको या न्यूयॉर्क स्टेट दिखेगा आपको, वहां उन्होंने, डेविस ने रिसर्च किया था। तो उनको जो मिला उन्होंने वैसा मॉडल दे दिया। अब एलसी किंग को जो दिखा उन्होंने अपना मॉडल बनाया। तो एलसी किंग का मॉडल डेविस का विरोधाभासी भी है और डेविस के जो मूल सिद्धांत हैं उनका समर्थन भी करता है। सिर्फ एलसी किंग को आपत्ति है दो तथ्यों से। ए, नदीय अपर्दन चक्र को सामान्य अपर्दन चक्र मत कहिए, शुष्क अपर्दन चक्र, अर्धशुष्क या सवाना अपर्दन चक्र ही मुख्य या सामान्य अपर्दन चक्र होगा। दूसरा, डेविस का मॉडल आदर्शवादी है जबकि हमें आवश्यकता है एक व्यवहारिक मॉडल की। अब किंग ने जब शुष्क अपर्दन चक्र बनाया तो चक्रीयता की अवधारणा को ये मानते हैं, सत्य है, चक्रीयता को मानते हैं। सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स को भी मानते हैं। स्थलाकृतियों का अनुक्रमित विकास होगा, श्रेणीबद्ध विकास होगा, काल सापेक्षिक विकास होगा, सब मानते हैं डेविस का। अवस्था भी मानते हैं, युवावस्था भी होगा, प्रौढ़ावस्था होगा, अवस्था भी मानते हैं। स्थलाकृतियों में जेनेटिक कनेक्शन को भी मानते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप्स को भी मानते हैं, सब मानते हैं डेविस का। लेकिन इनका विरोध बस यही है कि अपर्दन चक्र आर्द्र जलवायु का न होकर के शुष्क जलवायु का इन्होंने बनाया है। अब तुमको कल्पना करनी है कि शुष्क जलवायु में किस प्रकार की दशाएं होंगी, तो अपर्दन चक्र कैसे वहां चलेगा। डेविस ने क्या किया है कि नदी के द्वारा कटाव, नदी का अपर्दन, लंबवत, चौड़ा, पार्श्व अपर्दन, यही किया। अरे भाई, इसके अलावा भी तो बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है। पवन भी तो कार्य कर सकता है, अपक्षय की क्रियाएं हो सकती है, अवसाद, हाई हीट और कोल्ड टेम्परेचर, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन से भी चट्टान टूट के गिर सकते हैं। सिर्फ नदी के द्वारा थोड़ी होता है जैसा डेविस ने इमेजिन कर लिया। तो किंग में आपको एक अप्रोच मिलेगा जिसमें नदी का रोल भी है और नदी के रोल के साथ साथ इन्होंने अपक्षय की क्रियाओं को, सॉइल क्रीप जैसे मेथड्स को, समानांतर निवर्तन में जो हीट से कॉलम कोलैप्स करेगा, क्षयित होगा, उसको इन्होंने वर्णित किया है। तो किंग का मॉडल कैसे अलग होगा और क्या क्या पृथक संकल्पनाएं इनकी होंगी, उस पर एक विचार करना है आपको। और विचार हम लोग मिलजुल करके करते हैं। आप बताओ कि अगर दशाएं शुष्क है तो वहां पर नदियां सदा नीरा होंगी या मौसमी, अल्पकालिक होंगी या नहीं अल्पकालिक होंगी, इफिमेरल होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, नॉन पेरेनियल होगा, सीजनल होगा। तो नदियों के स्वरूप को समझो। और नदियां किंग में नदियां कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मरुभूमि में नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो, कच्छ का एग्जाम्पल ले लो, तो ये नदियां इनलैंड ड्रेनेज का निर्माण करती हैं। तो किंग में भी नदियां इनलैंड ड्रेनेज का निर्माण कर रही हैं, अंतःथलीय अपवहन तंत्र का निर्माण कर रही है। तो अब आपको समझना है कि नदियों का स्वरूप कैसा होगा। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। आंख बंद करके इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे आंख बंद करने के बाद पूरा दृश्य भूमि दिखने लगता है, अंदर में सब वैसे ही होने लगता है ऐसे अपर्दन चक्र के बीच में बैठ गया। तो ये
जब अपर्दन चक्र का प्रारंभ होगा तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इरोजन क्या है? जैसे डेविस में पर्वतीय उत्थान के पश्चात अपर्दन चक्र का प्रारंभ हुआ। किंग में पर्वत नहीं है, पर्वत की जगह इंसेलबर्ग है। इनका अपर्दन चक्र इंसेलबर्ग्स के ऊपर में शुरू होता है, क्योंकि कहीं भी चले जाओ जहां भी शुष्क अर्धशुष्क दशाएं हैं वहां पर्वत नहीं होते, वहां इंसेलबर्ग्स होते हैं। राजस्थान में इंसेलबर्ग्स फैले हुए हैं, दक्कन के पठार पर इंसेलबर्ग्स फैले हुए हैं, तेलंगाना के पठार पर इंसेलबर्ग्स फैले हुए हैं। तो भारत में जहां भी अर्ध शुष्क या शुष्क भूमि है वहां इंसेलबर्ग मिलता है। दुनिया में सहारा चले जाओगे तो पर्वत नहीं मिलता है, जहां पर्वत मिलेगा वहां तो वर्षा हो जाएगी, वहां शुष्क अपर्दन चक्र होगा ही नहीं। जैसे सहारा का एग्जाम्पल ले लोगे तो एटलस माउंटेन के पास दशाएं आर्द्र है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, 100 सेंटीमीटर रेन हो रहा है भाई, क्योंकि वो पर्वत है, मॉइस्ट एयर को इंट्रैप कर लेगा। लेकिन सहारा के अंदर में आओगे तो वहां भी तिबेस्ती, हग्गर, डारफुर इस तरह के श्रेणियां मिलती हैं जो कि इंसेलबर्ग के रूप में प्राप्त होती है। इंसेलबर्ग क्या है? जो पेंक के मॉडल के अंत में, पेंक के अपर्दन चक्र के अंत में जो प्राप्त हो रहा है अवशिष्ट पर्वतों का अपर्दन के बाद, ट्रिपेन फॉर्मेशन के बाद, जो कगार नुमा, सीढ़ी नुमा जैसी आकृतियां शेष रह रही हैं, पर्वतों के अवशिष्ट जो शेष रह रहे हैं, उनको इंसेलबर्ग कहा जा रहा है। तो ये वही इंसेलबर्ग्स है। इंसेलबर्ग में कगार जरूर होगा और नीचे से सीढ़ी जैसा कुछ संरचना बना रहता है, नीचे में डेब्रिस भरा रहता है। इंसेलबर्ग के नीचे जो घाटी जैसा भाग यहां होगा ना, वहां पे डेब्रिस भरा रहेगा, मोटे मोटे डेब्रिस भरे रहेंगे। और ऊपर जाओगे तो स्टीप स्लोप अचानक बनेगा, फिर ऊपर जाकर के उत्तल ढाल ऐसे बन जाता है, कैप जैसा रखा हुआ रहता है, उसको इंसेलबर्ग कहते हैं। तो इंसेलबर्ग है फंडामेंटल यूनिट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन किंग के अंदर में। यहां पर्वतों का उत्थान और वो सब नहीं हो रहा है। इंसेलबर्ग का कटाव कैसे होगा, सीजनल रिवर्स कैसे क्या कार्य करेंगी, और उसका वर्णन होगा। तो मुझे आशा है कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे किंग साहब डिफरेंट होंगे डेविस से। पुस्तकों को पढ़ने के बाद तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। सब युवावस्था ये हो गया, सब में उत्थान पतन यही लिखा रहता है सुरेंद्र सिंह की किताब में। आपको ये भी समझना है कि इंसेलबर्ग में भी उत्थान होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे मान लो कि अरावली का हम उदाहरण ले लें, तो अरावली में क्या पुनरुत्थान हुआ? बिल्कुल हुआ। जब अरावली का विस्तार कैसे है, तो मान लो अभी हम लोग भारत का भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो उतना ज्ञान नहीं है आप लोगों को, लेकिन इतना तो समझ सकते हो ना कि माउंट आबू से लेके अंबाला कटक, दिल्ली कटक, अंबाला कटक, पोटवार का पठार, ये सब अरावली का ही श्रेणी है। तो हिमालय की उत्पत्ति काल में जब आगे पोटवार का पठार या तुम अंबाला मान लो ना, अंबाला कटक जब नीचे गया यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो माउंट आबू ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया है, पुनरुत्थान हुआ ना। तो ये होता है कि एक माउंटेन का अपर्दन चक्र चल रहा है, वो अपने जीर्णावस्था में पहुंच गई हो माउंटेन, उसके बाद फिर से अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से उनमें पुनरुत्थान हो गया, और जब पुनरुत्थान हो गया तो फिर वॉट, पुनरुत्थान के बाद अपर्दन चक्र फिर से शुरू होता है। तो किंग भी मानते हैं कि जब तक इंसेलबर्ग में सेकेंडरी अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, यानी पुनरुत्थान नहीं होगा, तब तक अपर्दन चक्र यहां भी प्रारंभ नहीं होता है। मान लो कि माउंट आबू के पास या अरावली की श्रेणियों में अचानक उत्थान हुआ, तो उत्थान होने के बाद यहां पर फिर से नदियों का निर्माण हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं अरावली में, सीजनल हैं, जो तुमको दिखेंगी नहीं। लूनी तो एक सब जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अरावी है, बहुत सारी नदियां हैं। जारावी एक है, JRAVWI करके है एक नदी। तो इस तरह की कई सारी नदियां हैं वहां पे।
तो इन नदियों का निर्माण पर्वत उत्थान के पश्चात ही होता है। सीजनल नदियों का निर्माण कभी भी जब तक ढाल नहीं मिलेगा, जब तक बेस लेवल नहीं मिलेगा, जब तक लंबवत कर्तन का स्कोप नहीं मिलेगा, तब तक नदियों का निर्माण भी नहीं होता है, सरिताओं का निर्माण भी नहीं होता है। तो एलसी किंग के मॉडल में भी आप देखोगे कि प्रारंभ में इनसेल वर्ग का उत्थान इन्होंने परिकल्पित किया। अब आपको देखना है कि डेविस और एलसी किंग में क्या मूलभूत अंतर कोई है भी। अगर हम लोग देखें अवस्था में क्या अंतर आता है, कई अंतर है, बहुत सारी समानताएं भी हैं। जैसे डेविस में पर्वतीय उत्थान के बाद अपरदन चक्र प्रारंभ होता है। अंतर्जात शक्तियां, बहिर्जात शक्तियां एक साथ कार्य नहीं करती हैं। इसी तरह से एलसी किंग में भी अंतर्जात बहिर्जात शक्तियां एक साथ कार्य नहीं करती हैं। ये डेविस के बहुत बड़े समर्थक हो गए उस अर्थ में। और डेविस की जो टाइम डिपेंडेंट मॉडल है उसको मानते हैं, जो डेविस का एनर्जी इंट्रॉपी मॉडल है कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर और लो इंट्रॉपी से हाई इंट्रॉपी की ओर एक साइकिल ऑफ इरोजन प्रोग्रेस करेगा, इसको बिल्कुल मानते हैं ये। और अवस्था को भी मानते हैं, उसी तरह से अवस्था को भी मानते हैं। थोड़ा प्रक्रियाओं में अंतर होगा, क्रियाविधियों में अंतर होगा, अपर्दनात्मक शक्तियों में अंतर होगा, अवसाद का निक्षेपण कैसे हो रहा है या अपर्दन कैसे हो रहा है, अवसादों की प्रकृति क्या है, उसमें अंतर होगा। ढाल के परिवर्तन की क्रियाविधियों में अंतर होगा। जैसे उनमें स्लोप डिक्लाइन था डेविस में, तो यहाँ इन्होंने पैरेलल रिट्रीट को, समानांतर निवर्तन को माना है। और घाटी में कहीं भी अवसादों को जमने की, निक्षेपण की प्रक्रिया को नहीं मानते हैं। अवसाद घाटी में गिरेगा और नदियां उसको, सीजनल नदियां उसको बहा करके ले जाएंगी। यानी घाटी में कहीं भी निक्षेपण नहीं मानते हैं एलसी किंग, जबकि डेविस मानते हैं कि घाटी में फुट हिल्स पे निक्षेपण होने लगता है, जिसको कि डेविस ने स्लोप ग्रेडियंट या ग्रेडियंट स्लोप कहा है, ग्रेडियंट स्लोप की संज्ञा दी है। तो इस तरह का ग्रेडियंट स्लोप को यहाँ नहीं बनता। यहाँ घाटी में अपर्दनात्मक शक्तियां निरंतर कार्य करती है, तो यहाँ आपको अपर्दनात्मक विशेषताएं मिलेंगी, जिसको इन्होंने पेडिमेंट कहा है। पेडिमेंट एक प्रकार का चबूतरा होगा, अपर्दनात्मक चबूतरा, सीढ़ी नुमा अपर्दनात्मक चबूतरा बनने लगता है, जिसको पेडिमेंट कहते हैं। तो पेडिमेंटेशन एलसी किंग में एक मूल क्रिया है और समानांतर निवर्तन एक मूल क्रिया है। और जब हम समानांतर निवर्तन और पेडिमेंटेशन की क्रियाओं को जब एक साथ देखते हैं, तो उसी क्रिया को एलसी किंग ने पेडिप्लेनेशन की क्रिया कहा है, पेडिप्लेनीकरण कहा है। यानी पेडिप्लेनीकरण का अर्थ हो गया समानांतर निवर्तन या कगार निवर्तन, स्कार्प रिट्रीट प्लस पेडिमेंटेशन की क्रिया। तो इसी कारण से पेडिप्लेनेशन पे इन्होंने इतना बल दिया है कि एलसी किंग के मॉडल को पेडिप्लेनेशन साइकिल भी कहते हैं, पेडिप्लेनीकरण चक्र भी कहते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपको एलसी किंग ही लिखना है। और अगर पूछता है ईपी जीन साइकिल, तब भी आपको एलसी किंग ही लिखना है, क्योंकि बहिर्जात शक्तियों का एक जो सम्यक रोल होता है कि अपक्षय की क्रिया कैसे होगी, तो सॉइल क्रीप, मृदा सर्पण की क्रिया कैसे होगी, तो समानांतर निवर्तन कैसे होगा, तो कगार कैसे पीछे हटेगा, तो वैली वाइडनिंग कैसे होगा, तो घाटी में कैसे अपर्दन होगा, तो अवसादों को कैसे ढोया जा रहा है, इसका जो एक विहंगम विशद वर्णन किया गया है किंग के कारण। तो एक बहिर्जात चक्र अगर करके कभी प्रश्न आए या ईपी जीन साइकिल करके कोई प्रश्न आए, तो उसमें एलसी किंग को लिखना होता है, उसमें आप डेविस को मत लिखना। ईपी जीन साइकिल किसका है? एलसी किंग का। पेडिप्लेनेशन साइकिल किसका है? एलसी किंग का। और अगर आ जाए सेमी एरिड साइकिल, एलसी किंग, सवाना साइकिल, एलसी किंग, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, एलसी किंग, तो सब एलसी किंग के अंतर्गत ही आता है। और विगत वर्षों में आईएएस में एलसी किंग पर ठीक ठाक अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये विषय तो महत्वपूर्ण है ही आपके लिए। और कितने लोगों को कुछ कुछ समझ में आया या ओरिएंटेशन मिल गया कि एलसी किंग में क्या होने वाला है, लिख करके मुझे बताओ।
मुझे लिख करके बताओ। समझ में आया? अभी लिखवाएंगे तो अब तुम लोग को सहूलियत होगी लिखने में, लेकिन ये डिमांड मत करना है कि हर टॉपिक में पहले समझा ही दे। इसको इसलिए समझाया गया पहले क्योंकि इसके पहले का पूरा बैकग्राउंड हमारे पास था ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको लिखने से भी कुछ कुछ समझ में आता है, और भूगोल में शब्दावली ऐसे है ना कि उसको लिखने के बाद ब्रेन तुम्हारा कैच करता है। अगर सीधे भाषण दे दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब आप लिखो एलसी किंग का मॉडल। और आज हमने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे अभी 2 घंटा बोलना भी है, इसके बाद भी एनर्जी चाहिए मुझे। तो अगर बीच बीच में हम एक संतरा खा लें, एक पीस खा लें, तो माइंड मत करना। तुम ही तो अपने मोबाइल के पास बैठे हो, कुछ कुछ खा ही रहे होगे, पता नहीं क्या सुड़क रहे हो, चाय पी रहे हो। लोग अपने लिए तो फ्रीडम चाहते हैं और दूसरे के लिए नियम बनाते हैं। तुम लोग की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे इन जनरल। लिखो लिखो एलसी किंग का अपर्दन चक्र डेविसियन या डेविस के मॉडल का एक वैकल्पिक मॉडल है। किंग ने डेविस के अपर्दन चक्र में सामान्य अपर्दन चक्र में सामान्य या नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन
का विरोध किया। इनके अनुसार विश्व का 2/3 भाग, इनके अनुसार विश्व का 2/3 भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत है, जहां नदीय अपर्दन चक्र प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपक्षय, अपर्दन, द्रव्यमान संचरण की समन्वित क्रियाएं प्राप्त होती है। अतः संप्राय मैदान की प्राप्ति अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक है। एवं डेविस की परिकल्पना आदर्शवादी है। एवं डेविस की परिकल्पना आदर्शवादी है। फिर लिखो, अगला पैराग्राफ। किंग ने चक्रीय अवधारणा में स्थलाकृतियों के काल निर्भरता या काल निर्भर विकास या काल निर्भरता एवं अनुक्रमित विकास को स्वीकृत किया है। विकास को स्वीकृत किया है।
तीसरा पैराग्राफ लिखो। देखो, एलसी किंग का मॉडल ईपी जीन साइकिल, EPIGENE, ईपी जीन साइकिल अथवा पेडीप्लेनीकरण चक्र अथवा सवाना अपर्दन चक्र अथवा शुष्क एवं अर्धशुष्क अपर्दन चक्र, शुष्क एवं अर्धशुष्क अपर्दन चक्र जैसी संज्ञाओं के द्वारा जाना जाता है। जैसी संज्ञाओं के द्वारा जाना जाता है। अब लिखो बेसिक पोस्टुलेट्स, मूलभूत अवधारणाएं। पहला लिखो इंसेलबर्ग का उत्थान त्वरित एवं अल्पकालिक है, डेविस की तरह। दूसरा, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां एक साथ कार्य नहीं करती, पृथक कार्य करती हैं। तथा उत्थान के पश्चात अपर्दन चक्र का प्रारंभ होता है। अपर्दन चक्र का प्रारंभ होता है। फिर लिखो ढाल परिवर्तन की क्रियाविधि समानांतर निवर्तन होती है। जो कगार से अथवा लंबवत ढाल से प्रारंभ होती है
नेक्स्ट, सवाना अथवा अर्धशुष्क शुष्क जलवायु में नदियां अल्पकालिक, सीजनल, अल्पायु, अल्पकालिक नहीं अल्पायु होती हैं, जिनके आयतन में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। देखते हो राजस्थान में लूनी में अचानक फ्लड आ जाएगा। आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। तथा ये नदियां बाढ़ ग्रसित होती हैं, या बाढ़ क्या लिखोगे, फ्लड प्रोन होती है, ठीक है, बाढ़ ग्रसित होती हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया पश्चक्षय है। द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया पश्चक्षय है, अधःक्षय नहीं। नेक्स्ट, अपर्दन चक्र का अंतिम उत्पाद्य पेडीप्लेन होता है। पेडीप्लेन होता है। पेडीप्लेन होता है। तथा पर्वतों का अवशिष्ट या इंसिल वर्ग का अवशिष्ट कोपेस अथवा डेब्रिस रॉक के रूप में प्राप्त होगा। कोपेस अथवा डेब्रिस रॉक, हिंदी नहीं लिखना है इसका, डेब्रिस रॉक। नेक्स्ट, घाटी में अपर्दनात्मक क्रियाएं होती है तथा नदियां अवसादों का परिवहन कर मुहाने की ओर निक्षेपित करती हैं। मुहाने की ओर निक्षेपित करती हैं।
फिर लिखो नेक्स्ट। और एज सच एक और लिख सकते हो, लिखो वैली वाइडनिंग की प्रक्रिया, पार्श्व अपर्दन की प्रक्रिया, घाटी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया, अपर्दन चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रभावी होती है। संदीप कुमार सिंह, गुरुवर प्रणाम। प्रद्युम्न जी लगे हुए हैं कि सर डाउन वेस्टिंग क्या है, स्लोप रिलेशन क्या है। अरे भाई रुक जाओ ना, ढाल सिद्धांत तक क्यों परेशान हो? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि बिना समझाए हम निकल गए हो। दीपक, आज हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो गया दीपक? अतुल शर्मा, एक बार डाउन वेस्टिंग और बैक वेस्टिंग समझाइए। अरे रुको, अभी करवाना है। ये सब ना ढाल सिद्धांत आएगा ना, तो ढाल सिद्धांत में फिर से डेविस, पेंक और किंग आएंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। प्रियदर्शनी का पता नहीं क्या था, वो नीचे चला गया। ओके, अब लिखो एलसी किंग का अपर्दन चक्र, उसमें जो अवस्थाएं हैं उस पे आओ। लिखो स्थलाकृतियों का विकास 3 अनुक्रमित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसमें डायग्राम अलग बनेगा। 3 अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला लिखिए यूथफुल स्टेज, इनसेलबर्ग के उत्थान के पश्चात अपर्दन चक्र का प्रारंभ होगा। प्रथमतः लंबवत अपर्दन,
का कार्य होगा जब तक कि आधार तल की प्राप्ति न हो जाए। आधार तल की प्राप्ति न हो जाए। यह है हमारा इंसेलबर्ग। डायग्राम बनाओ। तो इसमें लिखो लंबवत अपर्दन प्रारंभ होता है जब तक कि आधार तल की प्राप्ति न हो। फिर लिखो इंसेलबर्ग के, या लिखो इंसेलबर्ग में चार प्रकार के ढाल प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इंसेलबर्ग में चार प्रकार के ढाल प्राप्त होते हैं। इसको आप अवधारणा में भी लिख दे सकते हो, या इसमें भी, यहां भी लिख सकते हो। चार प्रकार के ढाल प्राप्त होते हैं। पहला लिखो उत्तल ढाल, जो पर्वतीय शीर्ष पर होता है। उत्तल ढाल जो पर्वतीय शीर्ष पर होता है, तथा यहां मृदा सर्पण की क्रिया कार्य करती है। मृदा सर्पण की क्रिया कार्य करती है, अर्थात चट्टानों के अपक्षय के पश्चात डेब्रिस पदार्थ, डेब्रिस या अवसादी पदार्थ वर्षा जल में संतृप्त होकर निम्न ढाल की ओर अथवा घाटी ढाल की ओर गिरने लगते हैं, जहां
निक्षेपित ढाल का निर्माण भी होता है। इसे डेब्रिस स्लोप कहा गया है। इसे डेब्रिस स्लोप कहा गया है, जो एक प्रकार का तिर्यक ढाल है। एक प्रकार का तिर्यक ढाल है, ऑब्लिक स्लोप है, रेक्टिलिनियर स्लोप है। यहां पे इंसेलबर्ग जो यहां पर है, इसी का वर्णन चल रहा है। ये जो इंसेलबर्ग का ऊपरी भाग है, ये नीचे की ओर क्यों गिर रहा है, यहां पर क्यों गिर रहा है? ये यहीं पर हो रहा है मृदा सर्पण की क्रिया। यहीं पे मृदा सर्पण की क्रिया होगी। वर्षा के बाद अवसाद सैचुरेटेड होकर के नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है, तो इसके निक्षेपण से यहां पर एक नया ढाल बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग तिर्यक ढाल। फिर लिखो अगला पैराग्राफ। मध्य ढाल को स्कार्प कहते हैं, कगार कहते हैं। ये समिट लिखा है मैंने, समिट, श्रृंग, शीर्ष, स्कार्प, कगार। कगार तो लिखो कगार में समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया होती है। समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया कार्य करती है। इसे फ्री फेस भी कहा जाता है। फ्री फेस, फ्री फेस भी कहा जाता है। अगला पैराग्राफ। जबकि घाटी में प्राप्त ढाल अवतल ढाल होता है। अवतल ढाल होता है जहां पेडिमेंटेशन की प्रक्रिया होती है। पेडिमेंटीकरण की प्रक्रिया होती है। पेडिमेंटीकरण या पेडिमेंटेशन की प्रक्रिया होती है। पेडिमेंटीकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेडिप्लेनेशन की प्रक्रिया पेडिप्लेनेशन की प्रक्रिया का अर्थ है समानांतर निवर्तन, पैरेलल रिट्रीट प्लस पेडिमेंटेशन। पेडिप्लेनीकरण की प्रक्रिया का अर्थ है समानांतर निवर्तन तथा पेडिमेंटेशन। यहां देखो, एक दोबारा समझाते हैं। अरे इंसेलबर्ग को ये मानता है ना कि इस तरह से चार ढाल से युक्त है इंसेलबर्ग। सबसे ऊपरी ढाल क्या है? उत्तल। उत्तल ढाल में क्या होगा? तो मृदा सर्पण, बारिश हो गई, अवसाद नीचे गिरेगा। कहां गिरेगा? यहां तिर्यक ढाल पे। तो ये ढाल यहां पर जमाव हो रहा है, तो ये जमाव से बना हुआ ढाल है, तो इसका नाम क्या रख रहा है? ये
डेब्रिस स्लोप रख रहा है और क्या, डेब्रिस से जमने से बना हुआ है। घाटी में यहां अपर्दन हो रहा है नदी के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल ढाल हो जाएगा। और बीच वाला भाग क्या है, कगार है। यानी ढाल इसके अनुसार 4 प्रकार का होगा। किसी भी इंसेलबर्ग में 4 प्रकार के ढाल बनेंगे। अब अपर्दन चक्र को शुरू करना है। तो सबसे पहले तो कहता है युवावस्था में कि अपर्दन चक्र पहले गहराई तक जाएगा। अब देखो, मान लो कि बेस लेवल इस तरह से प्राप्त हो गया, यही है ना बेस लेवल। लंबवत कटाव तभी तक होगा जब तक बेस लेवल नहीं मिल जाता है। अब बेस लेवल की प्राप्ति हो गई, ये भाग कट गया, तो आज फिर पार्श्व अपर्दन शुरू हो जाएगा। अब पार्श्व अपर्दन जब शुरू हो जाता है तो यहां पे गुफा निर्माण होने लगेगा। इस तरह से गुफा निर्माण होने लगता है। इस तरह से ये नीचे पीछे की ओर पार्श्व अपर्दन से कटने लगता है घाटी। अब जैसे ही घाटी कटने लगेगा तो ऊपर का जो डेब्रिस है ये भी पानी के अंदर है ना, तो ये घाटी के अंदर जैसे ही कटेगा वैसे ही पानी के अंदर। अब ये भाग भी इसका पानी के अंदर। तो अब ये क्या संरचना बनने लगता है कि यहां देखो, ये आएगा फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ये दूसरा यहां से कटेगा, फिर यहां से ऐसे बन जाएगा, फिर ये तीसरा यहां से कटेगा, ऐसे बन जाएगा। इस तरह से संरचना का निर्माण होने लगता है। इसको दोबारा दिखाते हैं। दोबारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एलसी किंग साहब का। थोड़ा इसको लंबा करना पड़ेगा, नीचे वाला हमारा थोड़ा सा। हाँ, अब ये देखो ठीक है, अब ये ठीक है। अब यहां पे घाटी में जैसे ही पार्श्व अपर्दन शुरू होगा तो ये भाग कटा ना, इस तरह से ये भाग कटा यहां पे। तो ये जो हमारा पहले लंबवत कटाव के बाद लंबवत कटाव चल रहा है तो ये भाग ऐसे हुआ। अब यहां से ये देखो ये स्टेप बन गया और ये ऊपर की तरफ ऐसे ही कटा, यहां पे अंदर की ओर कटा। तो अब ये ऊपर की ओर जब ये कटेगा भाग तो ये भाग भी तो कोलैप्स करके गिरेगा ना। ये भाग डेब्रिस जो था वो भी यहां पे चला गया घाटी में, और नदियां इस अवसाद को लेकर के चली गई दूर, मुहाने की ओर ले गई। यानी घाटी में निक्षेपण का कार्य नहीं हो रहा है। और यहां देखो ये स्टेप ऐसे बन गया। अब फिर ये स्टेप बना, अब आगे फिर इस तरह से कटाव होगा, फिर ये एक स्टेप ऐसे बनेगा और फिर ये इस तरह से ये भाग चला जाएगा। यानी घाटी में इस तरह का छोटा छोटा स्टेप बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टेप बनने की क्रिया है ना, इसमें 2 क्रियाएं सम्मिलित है। पहला है शीट इरोजन और दूसरा है कैविटेशन। कैविटेशन, और इन दोनों क्रियाओं को मिला दोगे तो यही कहलाता है पेडिमेंटेशन, जो मैंने आपको अभी लिखवाया कि ये शीट इरोजन और कैविटेशन। आप इसको लिखो कि घाटी में जो सीढ़ी नुमा संरचना बन रही है उसके पीछे 2 क्रियाएं कार्य कर रही है। पहला है कि हॉरिजॉन्टल पार्श्व अपर्दन कैविटेशन किया, गुफा निर्माण किया, पानी अंदर घुसा। ये क्या है, ये मान लो ये है तो ये गुफा निर्माण ही तो हो रहा है ना, यहां पे अंदर अंदर घुस रहा है पानी। तो अब इसके बाद ऊपर वाला एक कोलैप्स करता है, ऊपर वाला कोलैप्स करके चला जाएगा, फिर ये कोलैप्स करके चला जाएगा। तो जब भी गुफा निर्माण करेगा, ऊपर का कोलैप्स करेगा, तो जब पानी इसमें और भरता है, पानी इसमें जब भरता है, गहराई तो खत्म हो रही है, पानी जब भरता है तो शीट इरोजन भी इस पे होता है। मतलब ये जो भाग है ऊपर का ना, ये धीरे धीरे कटने लगता है। हॉरिजॉन्टल कटाव है। हॉरिजॉन्टल कटाव का 2 पार्ट कह रहा है। पहला है कैविटेशन, पहले तो मान लो चट्टान है तो चट्टान के अंदर में गुफा निर्माण करेगा। अब गुफा निर्माण कर दिया तो ऊपर का भाग कोलैप्स करेगा। अब कोलैप्स करेगा तो ये जो गुफा बना था उसी का फिर क्या होगा कि शीट इरोजन होगा। शीट इरोजन मतलब क्या होता है, पानी का पार्श्व प्रवाह जिसमें बालू भी हो, तो एब्रेजन भी उसको कहते हैं। एब्रेजन, घिसना, पानी और बालू घिस रहा है। शीट इरोजन को आप लिख सकते हो एब्रेजन। दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, एब्रेजन हो रहा है वहां पर। तो एब्रेजन के कारण फिर यहां पर इस तरह से ये बनना शुरू हो जाता है। अब यहां क्या होगा, तो अब ये वाला भाग चला गया तो ये भाग जो है x, ये भी तो कोलैप्स करेगा। फिर ये वाला भाग y, ये भी कोलैप्स करेगा। तो ऊपर जाओगे तो ये a, ये b, ये सब धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर जाता है। तो अंत में जो संरचना मिलती है
वो इस तरह से सीढ़ी नुमा संरचना मिलती है। और ये देखो, ये इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। और कैसे ये हाइट घटना शुरू हो गया, और कैसे जो पर्वत है उसमें समानांतर परिवर्तन हो रहा है। हर ढाल को पीछे से वही उसी तरह का ढाल रिप्लेस कर रहा है। तो इसके समानांतर है ना तीनों ये। उफ, समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया आगे डिटेल से समझाएंगे, लेकिन यहां पे तुम देखो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन समानांतर है। ये कर्व ये कर्व ये कर्व ये कर्व सब समानांतर है। भले हमारे इसमें समानांतर ना दिख रहा हो, लेकिन होना इसको समानांतर ही है। यहां ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब समानांतर है। पूरा समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया से इंसेल वर्ग का पतन हो रहा है। और अंत में देखो, इंसेल वर्ग कितना छोटा होता चला जा रहा है। ये भी छोटा हो गया, यहां हो गया, इस तरह से यहां पर स्टेप्स बन जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर यहां पर स्टेप्स बड़ा ऐसे बन जाएगा, फिर अंत में क्या रह जाएगा, ये स्टेप्स शेष रह जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा बना हुआ है ना, ये सबसे जो बड़ा पहला जो हमारा ये था, ये क्या था हमारा, इसको मान लेते हैं क्या मान लें, इसको बड़ कैपिटल ए मान लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, इंसेल वर्ग, जो सबसे बड़ा है, जहां से अपवर्तन चक्र शुरू हुआ। तो दूसरे स्टेज में आओगे तो ये घटते घटते मान लो कि ये हम इसको बी मान लेते हैं, ये वाले को बी मानते हैं। तो इंसेल वर्ग से घट करके ये बन जाता है बॉर्नहार्ट। फिर सी मानेंगे। अब सी इसको मान लेते हैं, ये वाला को मान लो सी मान लेते हैं, ये सी हमारा हो गया। तो सी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा कोपेस, ये कहलाता है कोपेस। और डी हमारा क्या होगा, डी जो यहां पर हम सबसे अंत में यहां इसको मान रहे हैं, जो सबसे अंत में ये संरचना निकल करके सामने आ रही है, ये जो संरचना निकल करके सामने आ रही है, ये हमारा कहलाएगा, सबसे अंत में बचता है डेब्रिस रॉक। यही डेब्रिस रॉक बचता है अंत में। और पेडिमेंटेशन क्या हुआ, पेडिमेंटेशन की प्रक्रिया क्या है, शीट इरोजन या एब्रेजन प्लस कैविटेशन, ये हो गया पेडिमेंटेशन। और ये जो ढाल है ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है स्कार्प यानी कगार रिट्रीट निवर्तन, स्कार्प रिट्रीट हो रहा है इसका। तो अगर हम लोग पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये पूरा प्रक्रिया पेडिप्लेनेशन कहलाता है। यानी पेडिप्लेनेशन का मतलब क्या हो गया, एक हो गया पेडिमेंटेशन, रुको नेक्स्ट पेज में देते हैं। तो हमारा पेडिप्लेनेशन क्या हो रहा है, पेडिप्लेनेशन का अर्थ आखिर क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ पेडिमेंटेशन, पेडिमेंटेशन प्लस स्कार्प रिट्रीट। इसमें सॉइल क्रीप की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तो पेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया शीट इरोजन प्लस कैविटेशन। यही कॉन्सेप्ट है पेडिप्लेनेशन का। और पेडिप्लेनेशन कहां कार्य करती है, कगार पर और घाटी में। समझ गया, कगार और घाटी पे पेडिप्लेनेशन की क्रिया कार्य करती है। कितना लोग समझा।
ओके। अब चलते हैं अपने पुराने डायग्राम पे। देखो यहां भी लिखा हुआ है पेडिप्रेनेशन, समानांतर निवर्तन और पेडिमेंटेशन। पेडिमेंटीकरण क्या है? यहां घाटी में हो रहा है, डिब्रिज स्लोप पे हो रहा है, 3+4, इस पे पेडिमेंटेशन की क्रिया होती है। ये डायग्राम यूपीएससी के लिए है, तुम्हारे सिविल सर्विसेज के लिए है। तो यूथफुल स्टेज हो गया। अब लिखो यूथफुल में एक और लिख दो कि घाटी में पार्श्व अपर्दन प्रारंभ हो जाता है तथा घाटी में दोनों तरफ चबूतरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चबूतरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब लिखो मैच्योर स्टेज। लिखो कगार निवर्तन के कारण घाटी की चौड़ाई में वृद्धि तथा अवसादों का पश्चक्षय घाटी में जारी है। पेडिमेंटेशन की प्रक्रिया घाटी में तीव्र दर से होती है। जबकि कगार निवर्तन भी सशक्त है। छोटे छोटे पेडिमेंट आपस में जुड़ने लगते हैं। छोटे छोटे पेडिमेंट आपस में जुड़ने लगते हैं। आपस में जुड़ने लगते हैं। जिससे बड़े पेडिमेंट का निर्माण होता है।
अब लिखो वृद्धावस्था, जीर्णावस्था। पेडिप्लेनेशन की प्रक्रिया पेडिप्लेनेशन की प्रक्रिया सर्वप्रभावी, पार्श्व अपरदन सशक्त, पार्श्व अपरदन सशक्त, घाटी में पेडिमेंट्स के जुड़ने से, कॉलिसेंस ऑफ पेडिमेंट, पेलिसेंस के जुड़ने से, पेडिमेंट्स के जुड़ने से दोनों तरफ विशाल पेडिमेंट का निर्माण होता है, अपरदन चबूतरों का निर्माण होता है, तथा इंसिल वर्ग के अवशिष्ट कोपेस एवं डेब्रिस रॉक के रूप में प्राप्त होते हैं। कोपेस एवं डेब्रिस रॉक के रूप में प्राप्त होते हैं। नदियों के द्वारा मुहाने पर निक्षेपित अवसाद, नदियों के द्वारा मुहाने पर निक्षेपित अवसाद पंखनुमा संरचना की तरह प्राप्त होता है। पंखनुमा संरचना के रूप में प्राप्त होता है, जिसे बहादा कहते हैं, जिसे बहादा कहते हैं। बहादा का मतलब हुआ BAJADA, बहादा होता है, पढ़ते हैं लिखा रहता है बजादा, पढ़ते हैं बहादा। लिखो, जबकि नदियों के अवशेष जहां तहां झीलों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्लाया झील कहते हैं।
जिन्हें प्लाया झील कहते हैं, इस प्रकार किंग के अपर्दन चक्र में प्राप्त अंतिम उत्पाद्य पेडीप्लेन है। अंतिम उत्पाद्य पेडीप्लेन है। अंतिम उत्पाद्य पेडीप्लेन है, जिसमें 4 विशेषताएं होती है। कोपेस या डेब्रिस रॉक, प्लाया लवणीय झील, बहादा, कंकड़ पत्थरों का पंखनुमा जमाव, पेडिमेंट, अपर्दनात्मक चबूतरे, जो घाटी के दोनों तरफ प्राप्त होते हैं, अब इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर रिवाइज करो, है ना? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लगभग समझ गए। एक बार और देखोगे वीडियो, पूरी तरह समझ जाओगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर।